जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार में पूरे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो आपके फर्स्ट चैप्टर जो कि बिहार बोर्ड का जो केमिस्ट्री का है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसको एक ही वीडियो में आज ख़त्म करने वाले हैं। इतनी बारीकी से आपको समझाएंगे। ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से है। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस इसको पढ़ लीजिए। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इससे जितना ही प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी अगर छूट जाए फिर बताइएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नोट्स भी साथ में बनाए तो हम जो बोल रहे होते हैं उसी को आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो बताया जाएगा बिल्कुल वो नोट्स से कहीं बेहतर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो फर्स्ट है, पहले हम समझते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक का भी नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसलिए हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जो आपके टॉपिक में है उसको समझते हैं। इसको अंग्रेजी में रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। पहले हम अभिक्रिया समझते हैं। देखिए अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो चीज को आपस में मिलाया जाता है या तोड़ा जाता है। एक चीज को अगर तोड़ा जाए और दो चीज को मिलाया जाए, तो अगर एक चीज को तोड़ा जाता है तो उसको दो या तीन पदार्थ बनेगा। अगर दो या तीन पदार्थ को अगर मिलाते हैं तो कुछ तीसरा बनेगा। जैसे कि अगर हम दूध में अगर चाय और चीनी डाल दें तो क्या बन जाएगा, चाय पत्ती और चीनी डाल देंगे तो क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। दूध में चाय चीनी और चाय पत्ती डाल दे तो क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। ये तो हम नहीं बोलते हैं दूध चीनी चाय पत्ती, दूध चीनी चाय पत्ती, दूध चीनी चाय पत्ती। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको सीधे चाय बोलते हैं। ठीक है, उसी ढंग से कुछ केमिस्ट्री में होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम गणित की बात करें, उसमें 2 + 2 लिख दे तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये फिक्स डाटा होता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में होता है क्या, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, अभिक्रिया होता है, तो कोई भी चीज़ बदलना शुरू होता है। क्या होता है, अभिक्रिया हुआ तो उसमें बदलना शुरू होता है, तुरंत बन नहीं जाता है। इसमें जुट गया तुरंत 4 हो गया, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है। जैसे आपसे अगर बोले क्या जंग में लोहे में जो जंग लग जाता है, क्या वो एक दिन में लग जाता है, नहीं। उसमें भी क्या होता है, अभिक्रिया होता है। उसको भी वायु से अभिक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें जंग लगता है। तो जंग लग करके लोहा एक दिन में खराब हो जाता है, नहीं खराब होता है। क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू होता है, बहुत टाइम लग जाता है। उसी ढंग से चाय में अगर दूध में अगर चाय पत्ती चीनी डाल देते हैं तो क्या तुरंत चाय बन जाता है, क्या डालते ही नहीं, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। तो उसमें जो रिएक्शन होता है, उसमें कुछ रिएक्शन होता है जल्दी हो जाता है, कुछ रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए उसमें तीर के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। अब चलिए केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये जो होता है केमिकल रिएक्शन, जब रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं। क्या करते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, उसके बीच आपस में अभिक्रिया करवाएंगे। जब दो पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा, एक अगला मतलब एक नया पदार्थ बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं, एक या अधिक नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में विक्रिया कराया जाता है तो एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, हम क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं, प्लस में O2 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, CO2। बनता नहीं, बनना शुरू हुआ। तीर का चिन्ह बताता है ये बनना मतलब बदलना चीज़ों में शुरू हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें तीर का चिन्ह इसलिए, नहीं तो यहाँ पर क्या लिख देते, डायरेक्ट बराबर लिख देते, यानी डायरेक्ट बन गया। लेकिन इसमें बराबर नहीं डाला जाता है, इसमें तीर का चिन्ह डाला जाता है। तीर का चिन्ह यह बताता है कि जो अभिक्रिया क्या हुआ, बदलना शुरू हुआ है। यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपके बीच आपस में अभिक्रिया कराए, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो एक या अधिक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ
का क्या करेंगे, दो या दो से अधिक तत्व का आपस में अभिक्रिया कराएंगे, उसके फलस्वरूप नए पदार्थ का जो निर्माण होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया कराया जाता है, तो एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें हम समझते हैं अभिकारक। इसी में जो समीकरण में भाग लिया है, जो तत्व समीकरण में भाग लिया है अभिक्रिया करने के लिए, उसी को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि कोई कंपटीशन होता है तो उसमें जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोला जाता है, कंपटीटर बोला जाता है। कंपटीटर मतलब जो कंपटीशन फेस करता है उसको, ठीक है। जितना स्टूडेंट मतलब उसको प्रतिभागी, मतलब भाग लेने वाले को प्रतिभागी बोला जाता है, उसमें जितना भाग लेते हैं उसी को। उसी ढंग से इस अभिक्रिया में जो भाग लेता है, रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए जो भाग लेता है तत्व, उसको अभिकारक बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। जो भाग लिया उसको अभिकारक, जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो वो अभिकारक कहलाता है, ठीक है। और जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। क्या है अगला आपका, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए। रासायनिक समीकरण जो आपका होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कि उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देखिए उसका एग्जाम्पल एक लिखते हैं आपके सामने, H2 प्लस Cl2 एरो, H2 प्लस Cl2 एरो HCl। देख लीजिए ध्यान से, H2 प्लस Cl2 क्या बना, यहाँ पर है क्या, आपका हाइड्रोजन दुगो है, क्लोरीन, Cl से क्लोरीन दुगो है, इधर बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हुआ है, आप देखिए, प्लस का चिन्ह इसमें लगा है, इसमें क्या लगा है, तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसको अभिक्रिया का चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना चाहिए था, लिखे हैं H, यहाँ पर Cl से क्लोरीन होता है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, Cl लिखे हैं, यहाँ पर तीर के चिन्ह दे दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl लिख दिए हैं। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ये सब क्या है, हाइड्रोजन क्या पदार्थ है, ये सब पदार्थ है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर तीर का चिन्ह है, हाइड्रोजन के जगह पर H लिख दिया गया है, इसके सांकेतिक भाषा का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो वही बोलता है रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल भी समझ गए। चलिए आपका जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, उसका नाम क्या है, संतुलित एवं असंतुलित समीकरण, ठीक है। देखिए संतुलित असंतुलित जो समीकरण होता है उसमें क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के जो परमाणु का जो संख्या होता है क्या होता है, समान होता है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, H2 प्लस O2 एरो H2O। देखिए यहाँ पर बोला गया है संतुलित रासायनिक समीकरण में, जो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के एक और इधर हो गया, एक और इधर हो गया, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के, यानी कि एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन, प्रत्येक तत्व, हर एक के लिए तत्व का जो परमाणु का जो संख्या होता है ना वो समान होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर सोडियम लिख देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक होगा, तो एक इसका हो गया क्या, अणु, और इसके जो परमाणु होगा यहाँ पर, इसका जो n के जगह पर कुछ नहीं था 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख देता है 2, तो यहाँ पर जो रहता है लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, परमाणु, और इसके आगे जो लिखा जाता है उसको अणु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है क्या, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है
जिसके प्रत्येक तत्व के परमाणु की जो संख्या है, यानी हर एक तत्व जितना तत्व है उस सब का परमाणु का संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी संतुलित समीकरण कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रत्येक तत्व जो है तो उसका परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु है 2 है, आगे तो अणु रहता है, यहाँ पर परमाणु रहता है तो इसका 2 है, तो इधर हाइड्रोजन का 2 मिल गया। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित और असंतुलित के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं कि संतुलित समीकरण कैसे बनाया, संतुलित कैसे बनाया। आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए तो इसको जब ये असंतुलित है तो असंतुलित किसको बोलेंगे, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वो है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है या समान नहीं होता है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। उसका एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा। इसी को अगर हम चाहे तो संतुलित बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अगर आगे अगर 2 लगा देते हैं, 2 दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4 को, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन तो आपका 4 हो गया था, हाइड्रोजन के आगे यहाँ भी 2 लगा दीजिए, तो 2 2 आपका 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 का 2, क्योंकि ये वाला 2 है जो दोनों के लिए है, तो यानी 2 आपका ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, संतुलित हो गया ये। इस ढंग से आप इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते थे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप लोग को जो समझाया संतुलित असंतुलित समझ में आया होगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से समझिएगा, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। और कई बार देखा गया है जो पूछा भी है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वो होता है जिसमें दोनों संयोजन है 2 या 2 से अधिक तत्व को, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को क्या करते हैं, परस्पर संयोग करा करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो नया पदार्थ होता है उसका जो गुण होता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जैसे में एग्जाम्पल में लिख लीजिए C+O2 एरो CO2। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, एगो है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कोई 2 है, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड है, क्या है डायरेक्ट O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका कार्बन हो गया, इधर आपका ऑक्सीजन हो गया, और इधर जो बना है आपका क्या बना है, CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है संयोजन अभिक्रिया। आपसे अगर पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, आपसे क्या पूछा जाएगा, संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व को या पदार्थ को आपस में संयोग कराया जाता है और उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। और नया पदार्थ जो बनेगा उसका जो गुण होगा, ये मूल पदार्थ इसी को बोला जाता है, जो भाग लिया है उसी को मूल पदार्थ। मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल उसका गुण जो होगा, गुण प्रॉपर्टीज अलग होगा। यानी कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो दोनों के गुण से कहीं कार्बन डाइऑक्साइड मैच करेगा क्या, नहीं करेगा। तो मूल पदार्थ का जो गुण होगा बिल्कुल, मूल पदार्थ के गुण से जो नए पदार्थ का जो गुण होगा बिल्कुल अलग होगा। यानी संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वो है जिसमें 2 या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए पदार्थ का जो गुण होगा मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। आप इस ढंग से वहाँ पर बता सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर हमको पता कैसे चलेगा, जो हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो देखने वाले हैं वो हमको पसंद करते हैं, उनको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। आगे चलिए समझते हैं। आगे आपका क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हालांकि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। देखिए आपका संयोजन या क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगला आपका क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा यौगिक है उसके टूटने से 2 या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। बड़ा चीज के टूटने से 2 या अधिक अगर तत्व बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। अपघटित हो रहा है, घट रहा है ना, अपघटित। वियोजन मतलब टूटना, और अपघटन अगर पूछ ले तो अपघटन मतलब घट रहा है, टूट रहा है, अलग हो रहा है। आप बता सकते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वो है जिसमें एक बड़े यौगिक के टूटने से 2 या अधिक नए
तत्व का निर्माण होता है या दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। इस ढंग से आप बता सकते हैं। देखिए किस ढंग से होता है, देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसको जब तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकलता है। तो इसका जो गुण है मूल पदार्थ, नया पदार्थ ये बना, तो ये दोनों का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। कैल्शियम कार्बोनेट चुना है, इधर आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इधर आपका गैस है। समझ गए? इसलिए बड़ा यौगिक टूटा, इससे दो या अधिक नए यौगिक का निर्माण हुआ। इसका जो गुण है इससे अलग है। समझ गए? यही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। आपका जो नेक्स्ट है वैद्युत अपघटन है। क्या है? वैद्युत अपघटन। इसको समझते हैं। देखिए ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटन में एक आप बीकर लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है। इसमें 2 ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। ये वाला में ऑक्सीजन रहेगा यानी O2, इसमें रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन डाल दिए और एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या कर दिए? बैटरी से जोड़ दिए, प्लस माइनस, ये आपका हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस। देखिए कैथोड, प्लस वाले को कैथोड बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लस को कैथोड, माइनस को एनोड। ये क्या है? जल है। क्या है? जल है। इससे क्या होगा, विद्युत धारा इसके पास पहुंचेगा। यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। स्विच जरूरी है, और ये अभी खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं, और यानी कि अभी ये क्या हो गया, चालू हो गया। वैद्युत अपघटन को समझिए। देखिए वैद्युत अपघटन क्या होता है, जब द्रवित सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को, द्रवित मतलब विलयन होता है, मतलब कि घोल होता है, द्रवित NaCl की चर्चा करता है, यानी सोडियम क्लोराइड को द्रवित सोडियम क्लोराइड से को एवं क्लोराइड से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वे अपघटित हो जाते हैं, और इस अभिक्रिया पर कैथोड पर ऑक्सीजन एवं क्लोरीन गैस, एनोड पर गैस मुक्त होता है। देखो जब NaCl को अगर इस पानी के अंदर डाला गया, यानी कि NaCl मतलब नमक होता है, आपको मालूम है नमक का, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। जब पानी के अंदर डाला जाएगा उसके बाद विद्युत धारा इसमें पहुंचाया जाएगा। जब इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराया जाता है, कैथोड पर धातु और एनोड पर गैस मुक्त होता है। यानी कैथोड पर कौन होगा, सोडियम क्या है, एक धातु है। कौन धातु है, कौन अधातु है, इसको पहचानने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बता चुके हैं वीडियो, उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कैथोड पर आपका क्या मुक्त होगा, कैथोड पर आपका धातु मुक्त होता है, और एनोड पर क्या होता है, आपका गैस मुक्त होता है। आपको याद रखना है, एनोड कैसा होता है, माइनस होता है, और कैथोड क्या होता है, आपका प्लस होता है। कैथोड पर धातु मुक्त होगा और एनोड पर क्लोरीन या ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस मुक्त होता है। आपसे पूछा जाएगा एनोड पर क्या मुक्त होता है, तो गैस होता है। कौन गैस, तो ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस। और पूछेगा कैथोड पर क्या, तो धातु। कौन धातु, तो सोडियम हो गया, या सोडियम धातु अक्सर पूछा ही जाता है, तो उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। यही जल मतलब वैद्युत अपघटन है। वैद्युत अपघटन में यही होता है, एक बीकर लीजिए, बीकर में ये 2 ट्यूब लगा हुआ है, जिसमें एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन भरा हुआ है। उसके बाद उसको बिजली से जोड़ दीजिए। उसके बाद NaCl यानी कि क्या करेंगे, नमक डालेंगे। उसके बाद इसमें विद्युत को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब सोडियम क्लोराइड के द्रवित ऑक्साइड को जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो क्या होगा, वैद्युत अपघटन मतलब इसमें बिजली भेजना, तो वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित होकर के क्या करते हैं, एनोड पर गैस, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस, और कैथोड पर धातु मुक्त करते हैं। यही क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं, बहुत कचरा हो गया है। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ चुका है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है। कैथोड कैसा होता है, कैथोड धनात्मक होता है, एनोड ऋणात्मक होता है। कैथोड पर धातु मुक्त होता है, एनोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस मुक्त होता है। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के बीच
के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि Fe प्लस में CuSO4 है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो बनता है FeSO4 प्लस Cu। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, आपसे पूछा जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या इसको परिभाषित करें, इससे आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसमें आपको क्या बताना है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा क्या किया जाता है, परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित किसी दूसरे परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, वही अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं को क्या किया जाता है, दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसमें Fe का जो क्रियाशीलता क्रम होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या किया है, Cu को यानी कॉपर को हटा करके खुद उसके स्थान पर आ गया है, कॉपर बेचारा को धकेल दिया है, बेचारा दूर हो गया है, यानी Cu के जगह पर Fe क्या हो गया, सेटल हो गया और Cu बेचारा अलग हो गया। यानी कि पहले ये लोहा था, ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट को कॉपर हटा करके इसको बना दिया इसको फेरस सल्फेट, यानी कि लोहा सल्फेट बना, इधर क्या बन गया, आपका कॉपर आ गया। यही एकल विस्थापन अभिक्रिया है, दूसरे को हटा करके खुद उसके स्थान पर आ जाना एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो को हटा दिया जाएगा फिर उसके स्थान पर बढ़ जाता है, वही डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आपका जो नेक्स्ट है क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको भी समझिए, ऐसे एग्जाम में उभय विस्थापन नहीं पूछा है, फिर भी समझ लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक है उसको पढ़ाना तो जरूरी है भैया, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया वो है जिसमें दो यौगिक अपन आयनों का विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आयन मतलब होता है चार्ज। जैसे कि देखे होंगे Na प्लस माइनस Cl माइनस देखे होंगे, तो ये आयन कहलाता है, ऋणायन धनायन, इसी को क्या बोलते हैं, प्लस माइनस, बी निगेटिव बी पॉजिटिव, यानी कि आयन का मतलब होता है प्लस माइनस, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया जो होता है दो यौगिक के आयनों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान ये करके दो या नए यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या अधिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि XY प्लस अगर हम चर्चा करें AB की, तो इसका जो नेक्स्ट बनेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप XB प्लस YA बनेगा, या AY लिखिए या YA लिखिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपका जो है क्या बोला है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो यौगिक के आपस में आयनों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान करके दो अधिक नए यौगिक का, दो का आयनों का अगर विनिमय होता है तो दो ही यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए XY था, इधर AB था, तो क्या होता है X B के साथ रिलेशन बनाएगा और Y A के साथ, इसके साथ A के साथ रिलेशन बनाया, तो ये बन गया XB। आप चाहते तो BXB लिख सकते थे, कोई दिक्कत ना है। फिर क्या बना AY, इसको चाहते तो YA भी लिख सकते थे। जैसे अगर 2 गुना 3 लिखे तो 6 आएगा, 3 गुना अगर 2 लिखते हैं तो 6 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें है, ठीक है। क्या किया गया है, उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक के आपस में आयनों का आदान प्रदान यानी कि विनिमय किया, अपने आयनों का विनिमय यानी आदान प्रदान करके दो अधिक नए यौगिक का निर्माण करता है, तब वह उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया होता है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिनमें कोई प्रतिपल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, और पृथक होने वाले पदार्थ ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप, नाइट्रेट। देखो NaCl के विलयन है, उसमें Ag
NO3 रिएक्शन कराया जाता है। देखिए इसमें होता है क्या, आपको क्या बोला है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के बीच में आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके रूप में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब होता है बेकार चीज, ठीक है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में बिलियन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में मतलब सॉलिड के रूप में बिलियन से पृथक हो जाता है। बिलियन मतलब होता है घोल, घोल से क्या होता है पृथक, पृथक मतलब अलग हो जाता है। कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है, कोई जो ठोस प्रतिफल के रूप में बिलियन से पृथक हो जाता है। प्रतिफल मतलब जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं। उससे क्या होगा, बिलियन के रूप में अलग हो जाएगा, पृथक ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो बनता है वो क्या बनता है, AgCl बनता है। AgCl प्लस में NaNO3 यानी इसका जो बनने वाला है वो बनेगा क्या, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और अवक्षेप जो बनेगा सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा इसमें, ठीक है। इसका जो डिफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें प्रतिफल, इधर जो प्रतिफल बना ठोस के रूप में, किस चीज के रूप में, ठोस के रूप में बिलियन से अलग हो जाएगा। मतलब बिलियन मतलब घोल, घोल से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वही बात है। AgCl क्या है, इसमें ठोस रहता है, क्या हो जाएगा, बिलियन से पृथक। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, बच जाएगा उसमें सोडियम नाइट्रेट। यही क्या कहलाता है आपका, क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है जिसमें क्या होता है, अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि देखिए HCl प्लस NaOH रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका, NaCl प्लस में H2O, ठीक है। देखिए NaCl नमक होता है, इसको लवण भी बोलते हैं, H2O जल का सूत्र होता है। आपको मालूम होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए जब क्या होता है आपका अम्ल, ये हो गया आपका भस्म। अम्ल भस्म के अभिक्रिया से, जब अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनते हैं। वही प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अम्ल और भस्म के फलस्वरूप अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनता है। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आपका अम्ल हो गया HCl और NaOH के बीच में क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनता है। ये NaCl आपका लवण हो गया, H2O क्या हो गया आपका जल बनता है। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता हो, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है आपका, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटती है वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घट जाएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में घट जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कुछ ऐसी होता है, प्रकाश रासायनिक है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग, यानी ऑक्सीजन को दूर हटाया जाता है और हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग, तो क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया। तो इसको याद रखने का ट्रिक देखिए, ऑक्सीजन जब बोलते हैं तो इसमें ऑक्सी आता है ना, ऑक्सी, तो ऑक्सीकरण भी होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो तो आपका अवकरण कहलाता है। इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया दोनों जब साथ साथ होता है तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया।
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो बता दीजिएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों सदैव साथ साथ होता है, यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक है, इस ढंग से आप ऑक्सीकरण अवकरण को मैनेज कर लीजिएगा। अब अगला है आपका क्या, क्या है, दहन, जिसको अंग्रेजी में कम्बिशन एंड फ्लेम बोलते हैं, दहन और ज्वाला। देखिए, दहन किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, तो जलने की इस प्रक्रिया को दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है, वही जलने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। दहन बोलते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं हैं तो उसको अदहनशील पदार्थ बोलते हैं, और जो जल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, दहन में जो पदार्थ जलते हैं उसको दहनशील, और जो नहीं जलता उसको अदहनशील पदार्थ बोलते हैं। अब अगला क्या है आपका, बस आपका खत्म ही होने वाला है। देखिए, अगला है आपका क्या, दहन आप समझ गए। दहन वह होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन जो होता है, किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ, अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, तो जलने का जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक है, जो जलता है उसको दहनशील पदार्थ बोलते हैं, जो नहीं जलता है अदहनशील पदार्थ करते हैं। जैसे कि आपका हो गया लकड़ी, जल जाता है, ये दहनशील पदार्थ, और जो नहीं जलता जैसे ईंटा पत्थर लोहा नहीं जल रहा है, इसलिए अदहनशील पदार्थ। अगला है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में समझिए, क्योंकि बहुत बार मोमबत्ती से क्वेश्चन आता है। देखिए, मोमबत्ती की जो संरचना होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, मोमबत्ती में 3 क्षेत्र होते हैं। आपसे पूछा जाएगा मोमबत्ती में कितने क्षेत्र होते हैं, तो मोमबत्ती में 3 क्षेत्र होता है। एक होता है केंद्रीय मंडल, और एक होता है आपका प्रकाश मंडल। अंदर वाले भाग को केंद्रीय मंडल क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंडल। ठीक है, और बीच वाला जो रहता है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, और जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल। देखिए, ये क्या है? केंद्रीय मंडल है, ये प्रकाश मंडल है, प्रकाशहीन मंडल है। प्रकाशहीन मंडल में प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, केंद्रीय मंडल में प्रकाश नीला रंग देगा। ठीक है, केंद्रीय मंडल में प्रकाश नीला रंग देगा, और आपका जो प्रकाश मंडल है इसमें प्रकाश पीला देगा। इसमें जो केंद्रीय मंडल में जो मोम होता है वो वाष्प के रूप में रहता है और उड़ता है, और प्रकाश मंडल में जाकर के वो जलता है, और उसमें भी कुछ कण बच जाते हैं, तो आगे जाकर के आपका प्रकाशहीन मंडल में जलता है। ठीक है, प्रकाशहीन मंडल में जाकर के क्या होता है? जलता है, और वहां से जो कुछ बच जाते हैं वो धुआं के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश मंडल में ऑक्सीजन की कुछ आपूर्ति होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है लेकिन कुछ होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें उसका अपूर्ण दहन होता है। मतलब जलता है लेकिन सही ढंग से नहीं जल पाता है, और जो नहीं जल पाता है ऊपर में और ऊपर जाता है प्रकाशहीन मंडल में, वहाँ पर कुछ जला तो जला, नहीं तो धुआं के रूप में आगे बढ़ जाता है। यही मोमबत्ती का इतिहास था। अगला है आपका एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये जो पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो बना होता है आपका, जो ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। आपका जो एलपीजी गैस होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो आपका ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। उससे क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इसका जो मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन होता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा एलपीजी गैस का या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है, आपको बताना है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए, ये जो होता है आपके, कभी कभी आपको एक घटना सुनने को मिला होगा, जो एलपीजी गैस कभी कभी किसी के घर में पहले के ज़माने में फट जाता था। तो इसका रीज़न क्या था? पहले जब गैस लीक हो रहा होता है उस समय कुछ ऐसा नहीं था जो गैस लीक हो रहा है तो लोगों को पता चले। ठीक है, इसलिए बहुत सारा गैस दुर्घटना देखने को मिला होगा, बहुत सारा गैस दुर्घटना आपको देखने को मिला है। और
वर्तमान समय में गैस लीक होता है तो आप लोग को क्या होता है, उसका गंध पता चल जाता है। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछेगा। ये बताइए क्या ऐसा मिला दिया जाता है जिसके कारण गैस का रिसाव होता है यानी लीक होता है, तो आपको पता चल जाता है। तो देखिए आपके गैस को जब भरा जाता है तो उस समय एक दुर्गंध युक्त मतलब सबसे बेकार गंध वाला एक पदार्थ मिला दिया जाता है, ताकि जब वो गैस लीक हो तो आपके नाकों तक जाए और आपको पता हो सके जो गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो उसमें मेथिल क्या है, एथिल मरकैप्टन डाल दिया जाता है। आपको याद रखना है क्या डाल दिया जाता है उसके दुर्गंध युक्त के लिए, एथिल मरकैप्टन डाल दिया जाता है। उसका जो सूत्र होता है आपको याद रखना है C2H5SH होता है, C2H5SH इसका क्या होता है, सूत्र होता है। बस आपको 2 क्वेश्चन इससे पूछने वाला है एलपीजी से। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, ब्यूटेन है। और इसमें क्या कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि लोगों को उसका गंध मालूम चल जाता है और गैस रिसाव होने से और उससे जो घटना होने से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो क्या है, एथिल मरकैप्टन एक पदार्थ है जो दुर्गंध युक्त होता है जिससे गैस का रिसाव होने पर हमको पता चल जाता है। आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एग्जाम का खूब प्रिपरेशन कीजिए। अब एग्जाम आपका जल्द ही आने वाला है, सो प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, मन लगा के खूब पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त